तो जेपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर्स बेस्ड जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका ये सेकंड सेशन है। और आज के वीडियो में हम लोग साइक्लोन से संबंधित मुद्दे को डिस्कस करेंगे। साइक्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और अभी हाल में पिछला 20-25 दिन में दो मेजर साइक्लोन कंट्री के कोस्टल एरियाज़ को हिट किया। तो ये ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर 3 में, जो कि ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। ठीक है, साइक्लोन मेंशन भी है वहाँ पर। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो साइक्लोन जैसा कि आप जानते हैं, पहले तौकते साइक्लोन आया, उसके बाद यास साइक्लोन आया। उससे पहले भी लास्ट ईयर दो मेजर साइक्लोन आया था, जैसे कि अम्फान, है ना, निसर्गा, उसके बाद तौकते, और यास तो रिसेंट है। ठीक है, और यास साइक्लोन आने के बाद ये जो टॉपिक है साइक्लोन वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर हमारे जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए। वो इसलिए क्योंकि झारखंड बनने के बाद ये पहला मौका था जब किसी साइक्लोन की वजह से झारखंड इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इससे पहले कोई भी साइक्लोन झारखंड तक इतना असर नहीं दिखाता था, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड दैट द स्टेट इज़ फेसिंग सच अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। यानी कि झारखंड के इतिहास में, झारखंड बनने के बाद से ये पहली बार ऐसा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म झारखंड में आया है। ओके, और लगभग 12,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट यानी दक्षिण में जो झारखंड के ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इन सब ज़िलों में ज़्यादा प्रभाव हुआ इस साइक्लोन का। तो बेहतर होगा कि साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को खासकर हम लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेबस में आपका जो ये 7th पॉइंट है ज्योग्राफी का, मेंस का सिलेबस, जेपीएससी मेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन सिलेबस में आपका दिया हुआ है, और इससे आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस करना। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछा जाता है, ज़्यादातर चांस है, 90% चांस है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में ही पूछा जाएगा। हालांकि टेम्परेट साइक्लोन भी हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इसमें, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने की क्रियाविधि समझाइए। ओके, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों आता है, या ज़्यादा जो डिवास्टेटिंग साइक्लोन होता है वो क्यों आता है बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी की अपेक्षा, है ना। इंडिया का कोस्ट है, तो इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आता है और ज़्यादा प्रभावित भी होता है, जबकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर कम साइक्लोन भी आता है और कम इंटेंसिटी का भी आता है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। उसके अलावा आपसे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच का अंतर पूछा जा सकता है, जबकि आपको दोनों साइक्लोन को समझाना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 40 मार्क्स में, है ना। लगभग 500 से 600 शब्दों में आपको वहाँ पर उत्तर देना होगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इस सवाल का आंसर ढूंढने का। ठीक है, बेसिकली ये कोई आंसर राइटिंग या सैम्पल आंसर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग साइक्लोन समझने वाले हैं और समझेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन या ज़्यादा इंटेंसिटी का साइक्लोन क्यों आता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑफ कोर्स आपको टेम्परेट साइक्लोन पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जब हम लोग करेंगे टेम्परेट साइक्लोन, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, सारा डिस्कशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो बिल्कुल परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो अब तक समझ गए होंगे क्वेश्चन देखकर कि दो तरह का साइक्लोन मेजरली हम लोग जो है स्टडी करते हैं, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसी को फ्रंटल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं। मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन यानी कि लगभग आपका जो कह सकते हैं 35 डिग्री से 65 डिग्री के अराउंड जो साइक्लोन आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन कहते हैं। तो इस तरह से साइक्लोन दो तरह का होता है। आज हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। तो पहले साइक्लोन वर्ड का उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं। तो साइक्लोन जो है वो साइक्लोस वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्क्वाइल ऑफ ए स्नेक, यानी कि सांप का कुंडली जैसा। इसको हेनरी पेडिंगटन के द्वारा ये शब्द बनाया गया था, है ना। वो जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल यानी नॉर्थ इंडियन ओशन का जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे साइक्लोन्स को, ठीक है, तो उनको लगा कि ये क्वाइल ऑफ ए स्नेक, सांप का कुंडली जैसा दिखता है, तो इसलिए उसको वो साइक्लोन का नाम दिए थे, है ना। तो साइक्लोन एक पर्टिकुलर फेनोमेनन है जो नॉर्थ इंडियन ओशन के, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन का ये जो फेनोमेनन है उसको ये नाम दिया गया है। ओके,
साइक्लोनिक स्टॉर्म या साइक्लोन जो होता है वो एक इंटेक्स वोर्टेक्स ऑफ अ वर्ल, ठीक है। ये जो है एटमॉस्फेयर में एक वर्ल की तरह है, ठीक है, एक घुमावदार बवंडर के जैसा है। ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी ये अगर आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, कोरियोलिस फोर्स के कारण इसका रोटेशन प्रारंभ होता है, ठीक है, वो सब अभी हम लोग समझेंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, अब देखिए साइक्लोन जैसा जो फिनोमेनन है वो अलग अलग जगहों पर आता है और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में उसको हरिकेन बोलते हैं, ओके, पैसिफिक ओशन में टाइफून, विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन सीज में, हालांकि यहाँ पर रेयर होता है, यहाँ पर जल्दी आता नहीं है, लेकिन उसको विली विली कहते हैं, ठीक है। कोरल सी वगैरह जो है उसके अराउंड कभी कभी आता है साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के पास। ओके, और नॉर्थ इंडियन ओशन में यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट कहाँ पर होता है ना। तो सबसे पहली बात देखिए, एक ओशियानिक फिनोमेनन है ना, यानी कि समुद्री फिनोमेनन है, ये समुद्र में ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। तो इसलिए ज़मीन पर ये ओरिजिनेट नहीं होता है। ओके, और इनफैक्ट जब ये ज़मीन पर आता है तो ये डिसिपेट हो जाता है, यानी कि साइक्लोन ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर साइक्लोन जो है एक समुद्री फिनोमेनन है। ओके, ये महासागर में, समुद्र में उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न है आज का जो टॉपिक है उसमें कि कंडीशंस क्या क्या हैं जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, ठीक है। आखिर वो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, समुद्री सतह चाहिए बहुत बड़ा सा। ओके, जिसका कि टेम्परेचर जो है, तापमान 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वो ये कि थोड़ा सा कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पर, है ना। कोरियोलिस फोर्स आप लोग विंड सिस्टम में पढ़े होंगे। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स का थोड़ा सा वहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए, और इनफैक्ट इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही आपको जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स नहीं होने की वजह से यहाँ पर साइक्लोन भी नहीं आता है, ठीक है, साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर पकड़ लीजिए और 5 डिग्री नीचे पकड़ लीजिए, ठीक है ना, ये जो जोन है यहाँ पर साइक्लोन नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, या फिर कोरियोलिस फोर्स जो है नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और कोरियोलिस फोर्स जो एक अपेरेंट फोर्स होता है, ठीक है, जो कि एक मूविंग बॉडी को डिफ्लेक्शन देता है। ओके, ये सब दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा क्या होता है नहीं होता है। अभी के लिए बस यही समझ लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना जरूरी है साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए। ओके, स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, है ना, तो जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल विंड का बात नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल का बात कर रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। एक पहले से वीक लो प्रेशर एरिया भी वहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर साइक्लोन बनने वाला है वहाँ पर पहले से एक छोटा मोटा वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, है ना, छोटा मोटा कोई डिप्रेशन होना चाहिए। ओके, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि बाद में रेनफोर्स होते होते साइक्लोन का निर्माण कर देगा। उसके अलावा अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल के ऊपर, यानी कि जैसे जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर जब हवा या विंड जो है पहुँच रहा है तो पहुँच कर वो ऊपर उठेगा वहाँ पर, ठीक है, और ऊपर जाकर फिर वो डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो ये जो है अपर लेवल डाइवर्जेंस के लिए भी जो इन्वायरमेंट है वो कंडीसिव होना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ जो हो रहा है साइक्लोन में उसके पीछे एक वजह है। ओके, बट जीएस लेवल में उतना समझना ज़रूरी नहीं है, बट जो बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट याद रखेंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए ज़रूरी है ना। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि जब उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा इंटेंसिटी का ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों आता है, या फिर अरेबियन सी में कम साइक्लोन क्यों आता है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों आता है, तो यही कंसेप्ट आपको वहाँ पर काम आएगा। ओके, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे, पार्टिकुलरली ये वाला कंसेप्ट, है ना। तो 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर
ओके। उसके बाद आपका कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस, वर्टिकल विंड में थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए, पहले से एक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए। ओके, तो ये सब जो है पॉइंट्स याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो साइक्लोन है उसको आखिर एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो साइक्लोन अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाता है। ठीक है, तो इसका एक जवाब है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वही साइक्लोन को ड्राइव करता है ना। तो यहाँ पर अगर आसान शब्द में देखा जाए तो द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, जो मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है, जो ह्यूमिडिटी ऊपर उठ रहा है वो कंडेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाटर वेपर है, ये कंडेंस होकर पानी का बूंद बन गया। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, हीट इस रिलीज करता है। ठीक है, वही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वही उसी को कहते हैं। ठीक है, तो जो हीट रिलीज करता है वही पूरे प्रोसेस को सस्टेन करता है या चलाता है। ठीक है, एक इंजन की तरह, है ना। तो साइक्लोन को एनर्जी जो है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से आता है। ओके, और ये कंडेंसेशन करने के लिए मॉइस्चर कहाँ से आ रहा होता है, तो ऑफ कोर्स जो नीचे समंदर है वहाँ से मॉइस्चर उसको मिलता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड। ओके, तो एनर्जी जो है कंडेंसेशन प्रोसेस से आता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये जो है आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहीं से मैंने भी लिया है। तो ये जो पिक्चर है बिल्कुल एकदम डायग्राम, इसको रट लीजिए, 2-3 बार बनाने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आएगा आपको साइक्लोन में ये फ़ोटो बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये वाला प्लस एक टेम्परेट वाला जो आपका डायग्राम दिया है वो भी, टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों का ये डायग्राम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका एक लो प्रेशर एरिया था जो बाद में स्ट्रेंथन हुआ। ठीक है, और जो विंड सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में घूमता घूमता ऊपर उठा। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका साइक्लोन का निर्माण होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर से विंड सिस्टम ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, तो बीच में जो है एक एम्प्टी स्पेस रह जा रहा है। ठीक है, बीच में जो एम्प्टी स्पेस रह जा रहा है उसको हम आई कहते हैं। ओके, तो आई जो हो गया आपका बीच वाला ये पोर्शन हो गया। ठीक है, जो राउंड राउंड एयर जो है रोटेट कर रहा है उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको आई कहते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे कि उसमें उसके अंदर जो है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, और जो एयर रोटेट होकर के ऊपर उठ रहा था, तो ये जो बैंड है, ये वाला जो बैंड है जहाँ पर हवा है, ठीक है, जहाँ पर विंड है, ठीक है, जहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं है, इसको आई वॉल कहते हैं। ठीक है, ये आई वॉल हो गया। ओके, आई वॉल जिसको हिंदी में अक्षुभित कहते हैं, आई को कहते हैं आँख। ठीक है, आई हो गया आपका ये बीच वाला पोर्शन, एम्प्टी पोर्शन जहाँ पर तेज़ हवा नहीं चल रहा है। ओके, तो आई हो गया, आई वॉल हो गया, आप समझ गए, ये आई है, ये आई वॉल है। और एक होता है रेन बैंड्स, रेन बैंड्स यानी बादल का जो है वहाँ पर रेडिएट होता रहता है आई वॉल की तरफ से। ठीक है, बादल जो है इधर इधर निकलता रहता है, वही उसी की वजह से आसपास का इलाका में जो है बारिश होता है। ओके, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। सबसे पहले आई, आई जो था ये वाला पोर्शन बीच वाला, ठीक है, ये एक लो प्रेशर एरिया होता है ना। यहाँ पर वार्म एयर सबसाइड हो रहा होता है। ठीक है, वार्म एयर सबसाइड हो रहा होता है यहाँ पर, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो कई बार जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा उनको पता होगा कि जहाँ पर एयर सबसाइड होता है वो जनरली हाई प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पर हवा गिर रहा होता है नीचे। तो ये लो प्रेशर कैसे हुआ, क्योंकि ये जो है दूसरा मैकेनिज़्म की वजह से यहाँ पर सबसाइड कर रहा है। ठीक है, नीचे से जो है हवा कुछ हद तक, ये जो आई वाला रीजन है यहाँ पर कुछ हद तक हवा जो है इस आई वॉल में इंटर करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से ये वार्म एयर नीचे सबसाइड करता है। ठीक है, तो ये सक्शन का एक ज़्यादा प्रभाव है देन एनीथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पर वार्म एयर सबसाइड कर रहा होता है। और ये जो आई है ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ये सब कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है कि आपका जो खेल के मैदान में ऐसा ऐसा बवंडर जैसा उड़ जाता है, वो तो पहली बात साइक्लोन होता ही नहीं है। ठीक है ना, व्हर्ल विंड होता है वो, और ये उतना छोटा नहीं होता है, ये सब बहुत वास्ट फिनोमेनन है ना, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है। ओके, तो देख सकते हैं आप कि ये जो डायमीटर है सर्कुलेटिंग सिस्टम का,
ये लगभग 150 से 250 किलोमीटर तक वाइड हो सकता है। और आई का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको जान लेते हैं कि ये जो है रीजन ऑफ काम होता है, ठीक है। ये आई में जो है इस एरिया में, इस रीजन में जो भी एरिया पड़ेगा वहाँ पर कोई बारिश नहीं होगा, बहुत अच्छे से धूप खिला होगा वहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल हल्का हल्का लाइट विंड चल रहा होगा, मतलब बिल्कुल प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। वहाँ पर रहने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई साइक्लोन आया हुआ है ना। और ये आई कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब ये सर्कुलेटिंग सिस्टम का डायमीटर इतना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आई जो है आपका लगभग 60 किलोमीटर के अराउंड आई का होता है एरिया, ठीक है। तो 60 किलोमीटर आपका अगर डायमीटर है आई का, तो आप समझ रहे हैं इसमें तो पूरा का पूरा एक ज़िला आ जाएगा अगर एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जाए तो, है ना। तो ये सब कोई छोटा इलाका नहीं होता है ना। तो चारों तरफ विंड रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। झारखंड का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रांची के चारों तरफ विंड जो है रोटेट कर रहा है और बीच में रांची में बिल्कुल मौसम एकदम साफ़ है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो वही आई कहलाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर साइक्लोन नहीं आएगा, अब तक आप समझ रहे होंगे, वो समंदर के ऊपर आता है ना। तो आई के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर कॉल्ड आई, ठीक है। आई सिंपली क्या है, एक एरिया है जिसके अराउंड विंड सर्कुलेट कर रहा है, ओके। ये जो सर्कुलेशन है इसका डायमीटर 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। आई जो है वो एक शांत क्षेत्र होता है, काम एरिया होता है, और वहाँ पर एयर सबसाइड कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर गिर रहा होता है एयर, अवतलन हिंदी में आप कह सकते हैं उसको। वहाँ पर एयर गिरता है, ठीक है। आपको पता है इधर एयर उठ रहा है लेकिन यहाँ पर एयर नीचे आ रहा है। आई का कंसेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आई वॉल। तो जैसा कि आपको बताए कि एयर जो है जैसे जैसे ऊपर जो उठ रहा है तो ये बीच वाला एरिया आई हो गया, और जहाँ पर एयर जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है इसको कहते हैं आई वॉल। तो आप इतना तो समझ पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा विंड स्पीड वहीं पर होगा, है ना। तो अराउंड द आई इज़ द आई वॉल, ठीक है। आई के दोनों तरफ, चारों तरफ आई वॉल होता है, ठीक है। यहाँ पर एयर ऊपर उठ रहा होता है, स्पायरलिंग एयर, है ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ रहा होता है, ओके। ये लगभग ट्रोपोपॉज तक उठ जाता है ऊपर, है ना। और विंड जो है रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि वहीं पर मेन जो है हवा चल रहा है बिल्कुल स्पायरलिंग, तो वहाँ पर विंड का मैक्सिमम स्पीड होता है, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकता है। यहीं पर बारिश भी होता है, कंटिन्यूअस टोरेंशियल, बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रहा होता है। तो आई वाल जो है एक एरिया है आई के अराउंड, वहाँ पर स्पायरलिंग विंड्स ऊपर उठ रहा होता है, वहाँ पर सबसे तेज़ गति में हवा चल रहा होता है, वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो आई वॉल जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आई वॉल में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेन बैंड। तो रेन बैंड क्या होता है बेसिकली, ये कुछ नहीं है, आपका जो आई वॉल से ऊपर जो मॉइस्चर उठ रहा था वहीं से जो क्लाउड्स रेडिएट होता है बाहर की तरफ, ठीक है, वही रेन बैंड बनाता है। यानी कि जिसको कहते हैं साइक्लोन का जहाँ असर दिखता है, रेन होता है, बारिश होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो विंड जहाँ पर घूम रहा है बस वहीं पर बारिश हो रहा है, दूसरे जगहों पर भी होता है, ठीक है। धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे जैसे दूर होता जाएगा साइक्लोन से एरिया। तो इस तरह से रेन बैंड्स जो है वर्क करता है, ओके। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स मे रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मे ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन, ओके। तो रेन बैंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, यही कि ये आई वॉल से रेडिएट होता रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकलता रहता है और आसपास के इलाकों में बारिश करवाता है, ओके। तो ये चीज़ जानना चाहिए। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे आसपास जो साइक्लोन आता है उसका। तो द डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इज बिटवीन 600 to 1200 किलोमीटर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्टॉर्म हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन में आता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका डायमीटर जो है लगभग 600 से 1200 किलोमीटर तक होता है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि रांची से लेकर दिल्ली इतना बड़ा एरिया, ठीक है, रांची से लेकर दिल्ली आप पहुंच जाइएगा इतना 1200 किलोमीटर में। तो लगभग इतना एरिया कवर किए हुए होता है एक सिंगल ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये सब कोई छोटा मोटा फिनोमेनन नहीं है, ओके। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन का रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा होता है ना। जैसे इंडिया में आपको बोलता है ना कि अभी साइक्लोन अंडमान के पास है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है साइक्लोन, ठीक है। तो ये जो है 300 से 500 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सकता है, ओके। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड।
अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि था ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों आता है और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भी क्यों आता है। तो देखिए इसका 4-5 मुख्य कारण है, वो चारों पांचों पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। तो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल का शेप इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। वो ज़्यादा कन्फाइंड है, ज़्यादा बंद बंद जैसा शेप है ना। आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल जो है ज़्यादा क्लोज्ड है ना। अरेबियन सी थोड़ा सा ओपन है कंपेरेटिवली। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लोज्ड होने की वजह से अगेन याद कीजिए कि साइक्लोन बनने के लिए क्या ज़रूरी था, टेम्परेचर ज़रूरी था, ठीक है, 27 डिग्री से ज़्यादा। तो ये जो क्लोज्ड इसका शेप है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो साइक्लोन को रेनफोर्स होने में मदद मिलता है, साइक्लोन को मजबूत बनने में मदद मिलता है, ठीक है। तो अरेबियन सी में कंसिक्वेंटली ज़्यादा साइक्लोन आता है और ज़्यादा इंटेंसिटी वाला आता है। सेकेंड रीजन देखते हैं, मोर साइक्लोन्स ओवर साउथ चाइना सी या पैसिफिक। ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी या पैसिफिक में ज़्यादा साइक्लोन आता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल में भी ज़्यादा आता है। तो इसका क्या वजह है, बेसिकली देखिए साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन का जो साइक्लोन होता है इस एरिया को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये पकड़ लीजिए आप, यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब एरिया को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स जो होता है या रेमिनेंट्स ऑफ साइक्लोन है ना, समंदर के ऊपर काफ़ी दिन दिन तक साइक्लोन बना रहता है, या फिर साइक्लोन डिसिपेट भी हो गया है तो उसका कुछ जिसको कह सकते हैं आप अंश जो है बचा हुआ रहता है, वो इधर ट्रेवल करता हुआ आया, लो प्रेशर एरिया बना, और आपको पता है पहले से लो प्रेशर एरिया मिल जाता है, वही रेनफोर्स होकर साइक्लोन बन जाता है। तो अगेन ज़्यादा इस साइड साइक्लोन आता है और वो क्रॉस करता है बे ऑफ बंगाल में, इसलिए बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने का संभावना इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जबकि अरेबियन सी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो अफ्रीका है, यहाँ पर साइक्लोन आएगा नहीं, है ना। तो इसलिए, और ये भी रीज़न है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा फिर ये साइक्लोन यहीं पर क्यों रह जाता है, इधर क्यों नहीं आ जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है मोर इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम जायंट रिवर्स, है ना। तो विशाल नदियों से बंगाल की खाड़ी में ताज़े पानी का अधिक प्रवाह। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में आकर एम्प्टी होता है ना। इससे क्या होता है, बेसिकली एक समंदर में आप लोग ओशनोग्राफी अगर पढ़े होंगे तो ओशन वाला चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। टॉप वाटर का नीचे जाना, ठीक है, नीचे का ठंडा पानी को ऊपर आना। आपको पता है सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है समंदर में, ठीक है ना। तो नीचे से जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा होता है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, या कम होता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में क्या है कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होता है सरफेस पे। ओके, तो जो कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होता है, तो फ्रेश वाटर क्या है, वो भी तो नदी से आ रहा है, तो एक तरह का सरफेस वाटर ही है ना। तो उसका भी टेम्परेचर जो है इसके बराबर ही होता है लगभग। और जो नीचे से पानी आ रहा होता है, ये वाला प्रोसेस नदी जो है इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। ये सब जो पानी आ रहा है ज़मीन पर से बह करके, ठीक है ना, जो तो वो जो है इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, नीचे से जो ठंडा पानी समंदर में आ रहा है उसको इंटरप्ट कर देता है। इंटरप्शन की वजह से क्या होता है, ऊपर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ ही बना रहता है, हमेशा जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न है। और अरबियन सी में ऐसा कोई जायंट नदी जो है आकर गिरता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी अरबियन सी में ये वाला फैक्टर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से अरबियन सी का टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि वहाँ नीचे से अगेन पानी एक्सचेंज होता रहता है और सरफेस का टेम्परेचर जो है कम रहता है। ओके, और बे ऑफ बंगाल में नीचे का ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता है ठीक से, वो इंटरप्ट हो जाता है नदियों की वजह से, और उसकी वजह से जो है यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास बिटवीन पैसिफिक एंड बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और ये वाला पॉइंट ही है जो आपका सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करता है कि पैसिफिक और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो साइक्लोन आता है उसका रेमिनेंट्स या खुद साइक्लोन भी इसको क्रॉस कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही नैरो ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, इस एरिया में ये, ठीक है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास, मलेशिया के पास बहुत नैरो टुकड़ा है ज़मीन का। लेकिन जब ये साइक्लोन यहाँ पहुँच जाता है, या फिर ये रेमिनेंट्स ऑफ साइक्लोन का अंश अगर पहुँचता है, तो इंडिया को नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। पहली बात तो कि इंडिया कंपेरेटिवली काफ़ी वाइड लैंड मास है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके मुकाबले। तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करना इसके लिए आसान होता है, लेकिन यहाँ से इधर क्रॉस करना इसके लिए आसान नहीं होता है। मोर ओवर इंडिया में आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हैम्पर होता है, विंड सिस्टम पूरा फ्रीली क्रॉस नहीं कर पाता है। तो एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास की वजह से यहाँ का साइक्लोन इधर तो आ जाता है,
ठीक है, लेकिन कंटिन्यू फिर इधर प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा साइक्लोन आता है उस बात का। ओके, और एक लास्ट पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बस जान लीजिए, ठीक है ना। अरेबियन सी के ऊपर जो विंड का स्पीड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का तुलना में। तो क्या होता है कि विंड जो है हीट को डिसिपेट करता रहता है, हीट को निकालता रहता है। ओके, तो यहाँ जो अरेबियन सी का सरफेस वाटर है वो कंपेरेटिवली ठंडा रहता है, और ये स्ट्रॉन्गर विंड्स जो है वो नहीं रहता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंपेरेटिवली। तो बे ऑफ बंगाल के सरफेस वाटर जो है थोड़ा सा गर्म रहता है अरेबियन सी के तुलना में। ओके, जिसकी वजह से मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो साइक्लोन को भी स्ट्रेंथ मिलता है, साइक्लोन को भी बनने में हेल्प मिलता है। ओके, और एक पॉइंट ये भी था कि फ्रेश वाटर का एडिशन पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेश वाटर एडिशन फ्रॉम बिग रिवर्स हेल्प्स मिक्सिंग ऑफ वार्मर सरफेस वाटर विथ कूलर वाटर बेनिथ्स, है ना। तो फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है, जिसकी वजह से जो नीचे से पानी आना चाहिए ठंडा, वो प्रोसेस हैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बे ऑफ बंगाल में जो है सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होता है पानी का। तो ये सब कुछ रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों ज़्यादा बनता है, या फिर क्यों ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा खतरनाक और डिवास्टेटिंग आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, आपको आपके मेंस एग्जाम में काम आएगा अगर पूछा जाता है तो। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा, और कोशिश कीजिएगा जो शुरू में 2 क्वेश्चन दिए थे उसको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा उससे, बिल्कुल इस टॉपिक से आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइएगा, है ना। तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ, किसी नए करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।